प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम लासा की ओर पाठ के विषय में चर्चा करेंगे। लासा की ओर नामक पाठ लेखक की प्रथम तिब्बत यात्रा से लिया गया है। उन्होंने सन 1929-30 को नेपाल के रास्ते ये यात्रा की थी। उस समय भारतीयों को तिब्बत यात्रा की अनुमति न होने के कारण लेखक ने यह यात्रा भिखमंगे के छद्मवेश में की थी। इस पाठ में उन्होंने लासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्ते का रोचक वर्णन किया है। इसमें तिब्बती समाज के बारे में अनेक जानकारियाँ मिलती हैं। लेखक ने अपनी तिब्बत की यात्रा नेपाल तिब्बत के मार्ग से की थी, क्योंकि तब फरी कलिंगपो का रास्ता नहीं खुला था। इसी रास्ते से हिंदुस्तानी वस्तुएं भी तिब्बत जाती थी। ये व्यापारिक तथा सैनिक रास्ता था। इस पर जगह जगह फौजी चौकियाँ और किले बने थे, जिनमें चीनी सेना रहती थी। कुछ किलों में किसानों ने अपना डेरा जमा लिया था। लेखक ऐसे ही एक परित्यक्त किले के पास चाय पीने के लिए रुका था। तिब्बत में यात्रियों के लिए कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ तकलीफ़ें भी। यहाँ जाति पात, छुआछूत, पर्दा प्रथा जैसी कुप्रथाएं नहीं। लोग अपने घरों को खुला रखते हैं। यहाँ की बहुएं या उनकी सासें यात्रियों को या परिचितों को भी चाय बनाकर दे देती हैं। यदि यात्रियों को कुछ संदेह हो तो वे अपनी चाय खुद भी बना सकते हैं। उस परित्यक्त चीनी किले से चाय पीकर जब लेखक चलने लगा तो उसे राहदारी मांगने वाले व्यक्ति ने 2 चिटें दे दी। थोतला के आखिरी गांव में उसे उसके मित्र सुमति की जान पहचान के लोग मिले। इस कारण लेखक को ठहरने की अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद लेखक जब भद्र यात्री के वेश में घोड़े पर सवार होकर आया था, तब उसे जगह नहीं मिली और उसे एक निर्धन झोपड़े में रात बितानी पड़ी। अब लेखक को सबसे विकट डांडा थोतला पार करना था। 16-17 हजार फीट ऊंचाई पर स्थित ये डांडे सबसे खतरनाक जगह हैं। इनके आसपास कोई गांव नहीं होता है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण दूर तक आदमी नहीं देखते हैं। यदि किसी की हत्या हो जाए तो पुलिस या खुफिया विभाग कोई चिंता नहीं करता। वहाँ कोई हत्या का गवाह भी तो नहीं मिलता है। ये डाकुओं के लिए अत्यंत सुरक्षित जगह है। डाकू आदमी को पहले मारते हैं, फिर लूट के लिए माल खोजते हैं। हथियार का कानून न होने के कारण लोग हथियार लेकर घूमते हैं। डाकू यदि जान से न मारे तो उसे अपनी ही जान का खतरा रहता है। लेखक और उसके साथी भिखमंगे के वेश में थे। जान का खतरा होते ही वे भीख मांगने लगते थे। पहाड़ पर सामान के साथ चलना कठिन था, इसलिए लेखक ने 2 घोड़े कर लिए और चलते गए। दोपहर तक वे डांडे पर पहुंच गए, जो 17-18 हजार फीट ऊंचा था। यहाँ का वातावरण मनोरम था। दोनों ओर पहाड़ थे। इनमें कुछ पर बर्फ थी तथा कुछ पर न बर्फ न हरियाली। सबसे ऊंचे स्थान पर देव स्थान था, जिसे कपड़े व झंडियों से सजाया गया था। लेखक को अब उतराई की ओर चलना था। उसके साथ उसके 1-2 साथी और चल रहे थे, पर वे सब बिछड़ गए क्योंकि लेखक का घोड़ा धीरे धीरे चल रहा था। लेखक उन सबसे बहुत पीछे रह गया। इसी बीच वह रास्ता भटक कर कहीं और चला गया। फिर वापस रास्ते पर लौट कर आया। वह 4 बजे के करीब लंगौर पहुंचा, जहां उसका जानकार सुमति प्रतीक्षा करता मिला। वह बहुत गुस्से में था, पर सारी बात जानकर उसका क्रोध शांत हो गया। लंगौर में वह अच्छी जगह रुका। यहाँ उसे खाने को सत्तू, चाय तथा रात में गर्मा गर्म थुपका मिला। लेखक और उसके साथी अब तिहरी के विशाल मैदान में थे। इसके चारों ओर पहाड़ थे, जिससे ये मैदान टापू जैसा दिख रहा था। इसी मैदान में तिहरी समाधि गिरी है। यहाँ भी सुमति के यजमान थे। वे यजमानों के यहाँ जाना चाहते थे। बोधगया से लाए गंडे खत्म होने पर किसी भी लाल कपड़े का गंडा बनाकर बांटना शुरू कर देते थे। लेखक ने उन्हें ऐसा करने से रोका। लेखक को भारवाहक न मिलने के कारण सामान लेकर स्वयं चलना पड़ रहा था। तिब्बत की कड़ी धूप में 2 बजे सूरज की ओर मुँह करके चलने से गर्मी लग रही थी। सुमत अपने एक यजमान से मिलना चाह रहे थे, इसलिए उन्होंने शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की ज़मीन जागीरदारों में बटी है, जिसका ज़्यादा हिस्सा मठों के पास है। जागीरदार मजदूरों से बेगार में खेती कराता है। खेती की देखरेख के लिए भिक्षु भेजे जाते हैं, जो राजा से कम नहीं होते हैं। शेखर की खेती के मुखिया लेखक से मिले।
वहाँ एक सुंदर मंदिर था, उसमें कुंजूर की हस्तलिखित 103 पोथियाँ रखी थी। एक एक पोथी का वजन 15-15 सेर था। सुमंत अनुमति लेकर अपने यजमानों के पास चला गया। तेरी गांव वहाँ से दूर नहीं था। लेखक ने सामान उठाया और भिक्षु नम्र से विदा लेकर चल पड़ा।